जय हिंद दोस्तों, क्लास टुडे के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। इस उम्मीद के साथ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत ही अच्छे से अध्ययन कर रहे होंगे। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने एंशिएंट हिस्ट्री जो है कि प्रॉपर जो है कि क्या किया था, कवर कर लिया था। और एंशिएंट हिस्ट्री में जो है कि हम आपको बताए थे कि अंतिम महान हिंदू शासक जो है कि हर्षवर्धन होता है। हर्षवर्धन के बाद पूरा भारत जो है कि टुकड़ों में विभाजित हो जाता है और विभाजित होने के साथ साथ बहुत सारे छोटे छोटे राज्य निकल के चले आती हैं। अब उन राज्यों में जो है कुछ दक्षिण भारत के जो है कि राज्य थे और कुछ जो है कि उत्तर भारत के राज्य थे, जो राजपूत काल में गिने जाते हैं, कुछ दक्षिण भारत में गिने जाते हैं। यहीं पे एक और टर्म जो है कि यूज होता है, उपयोग में लाया जाता है, त्रिपक्षी युद्ध या कह लीजिए कि त्रिगुट जो है कि संघर्ष, है ना। तीन जो है कि गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट, तीन जो है कि राजाओं के बीच में संघर्ष होता है कन्नौज पे अपने अधिकार के लिए, तो वो भी जो है कि यहीं पे आता है। तो इन सारी चीजों को मोटा मोटा जो है कि हम देख के चलेंगे कि मान के चलिए कि लगभग 2 क्लास इसमें लगेंगे और 1 क्लास अलग से मैं उसमें लूंगा जिसमें आपको मंदिर स्थापत्य और मूर्ति कला, मंदिर स्थापत्य और मूर्ति कला, इसका जो है कि 1 क्लास अलग से लेंगे, यानी कि 3 क्लास और इसमें होगा। तो 3 क्लास के बाद हम तुरंत इंटर कर जाएंगे आपके मध्यकालीन इतिहास में, यानी कि भारत के मध्यकालीन इतिहास में इंटर कर जाएंगे। ठीक है, तो बिना देर किए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं फटाफट। अब इसमें जो है कि एक मैंने चार्ट बना रखा है, यहाँ पे बहुत ज्यादा इधर उधर करने की जरूरत नहीं है, बस चार्ट में उतना सफिशिएंट इंफॉर्मेशन आपको दे रखा है उतना। ये भी जो है कि एक समझिए कि ये एग्जाम बेस्ड लाइन वाइज ही है, बट इसको अलग तरीके से बस रखा गया है व्यवस्थित तरीके से, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो इसमें जैसे वंश का नाम, एक साइड वंश का नाम दे रखा है, उसके बाद उनके क्षेत्र, किस क्षेत्र में वो राज्य करते थे, राजा थे, ये जो बता रखा है। उसके बाद प्रमुख शासक कौन हुए, शासक में आपका संस्थापक भी होगा और अंतिम राजा भी होगा, महान प्रतापी राजा भी होगा, वो सारी चीजें यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है। ठीक है, विशेषताएं क्या थी राजाओं की, यानी कि जो आपके जो भी शासक हुए उन्होंने क्या कार्य किए या उनका क्या योगदान रहा, या उनकी विशेषताएं क्या रही, इनके बारे में इस चार्ट में यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, तो उसी हिसाब से फटाफट इसको जो है कि देखते चलते हैं। जैसे सबसे पहले गुर्जर प्रतिहार देखते हैं, है ना। गुर्जर प्रतिहार ये जो है कि भीनमाला के बाद कन्नौज के क्षेत्र में जो है कि ये मुख्य रूप से जो है कि पहले तो ये भीनमाल के बाद वाले क्षेत्र में जो है कि देखे जाते हैं। उसके बाद ये कन्नौज पे अधिकार करते हैं कुछ समय के लिए, फिर ये संघर्ष जारी रहता है। ठीक है, इसके जो है कि संस्थापक है नागभट्ट प्रथम। कौन है? नागभट्ट प्रथम। ये जो है कि संस्थापक है। इनके जो है कि अग्निकुल के जो मैंने बताया था ना कि आबू पर्वत पे ऋषि वशिष्ठ के द्वारा जो आपके यज्ञ किया गया था, उस यज्ञ से जो है कि गुर्जर प्रतिहार, है ना, चालुक्य वगैरह और भी जो है कि बहुत सारे चंद्रवंशी, सूर्यवंशी, ये जो टाइटल लगाते हैं, ये सारे राजपूत लोग वहीं पे जो है कि ये पैदा हुए थे। वहीं से यज्ञ कुंड से या हवन कुंड से कह लीजिए कि इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। तो ये जो है कि इनकी उत्पत्ति अग्निकुंड से मानी जाती है। जो गुर्जर प्रतिहार वंश के जो है कि राजपूत हैं, इनको भी माना जाता है कि ये क्या है, ये अग्निकुंड से जो है कि उत्पत्ति इनकी हुई है। ठीक है, मलेच्छों के नाशक हैं। मलेच्छों के नाशक, मलेच्छ किसे बोला जाता है? तो हूणों को मलेच्छ बोला जाता है। सामान्य आज के टाइम में भी देखिए ना, हमारे जो है कि समाज में चाहे परिवार में ये टर्म को, इस जो शब्दावली है, इसका खूब उपयोग किया जाता है। मलेच्छ की तरह लग रहा है, मलेच्छ की तरह लग रहा है। तो चूंकि हूण जो है कि आपकी मध्य एशिया की बर्बर जनजाति थी, उनका जो है कि रहन सहन बिल्कुल जो है कबीलाई था, तो उनका लुक जो है कि बिल्कुल एक राक्षस की तरह होता था। तो उनको भारत में एक नया जो है कि शब्द प्रयुक्त किया गया जिसको कहा गया मलेच्छ। तो इसे मलेच्छों का नाशक बताया गया है, यानी कि हूणों का क्या बताया गया है? नाशक बताया गया है। ठीक है, उसके बाद वत्सराज आते हैं। वत्स वास्तविक संस्थापक। वत्सराज को जो है कि गुर्जर प्रतिहार का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। राष्ट्रकूट शासक ध्रुव से पराजित हो गया। ये राष्ट्रकूट शासक जो है कि ध्रुव से पराजित हो गया। अब कई बार देखेंगे ना, कई बार इस तरह का प्रश्न जब प्रश्न लेके आएंगे तो वहां पे वो सारी चीजें हम आपको दिखाएंगे। ठीक है, कई जगह यह प्रश्न पूछा जाता है, कई जगह यह प्रश्न पूछा गया है कि
राष्ट्रकूट शासक ध्रुव निम्नलिखित में से किस राजा द्वारा पराजित हुआ था, या इसी को रिवर्स कर दीजिए कि गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक वत्सराज राष्ट्रकूट के किस शासक को पराजित किया था। तो इस तरह से सीधा सीधा जो है कि बिल्कुल लाइन वाइज आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो जब प्रश्न लेके आएंगे तो वहां पे इन सारे प्रश्नों को हम आपको दिखाएंगे कैसे कैसे प्रश्न जो है कि पूछा हुआ है। जैसा कि क्लास का नेचर रहा है हमारे कि हम आपको पहले कंटेंट कराते हैं, उसके बाद जो है कि प्रश्न लेके आते हैं, प्रश्नों में हम आपको दिखाते हैं कि कैसे प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। उसके बाद आते हैं वत्सराज के बाद आते हैं नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय आते हैं। इन्होंने कन्नौज पर अधिकार कर उसे अपनी राजधानी बनाई। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गया है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। क्यों? क्योंकि ये प्रश्न पूछा जाता है कि गुर्जर प्रतिहार वंश का कौन शासक था जिसने कन्नौज पे अधिकार किया या उसे अपनी राजधानी घोषित की, तो आपका नागभट्ट द्वितीय है। ठीक है, सबसे प्रतापी राजा इसका कौन है? मिहिर भोज प्रथम या मिहिर भोज जिसे कहते हैं, है ना, मिहिर भोज इसका सबसे जो है कि प्रतापी राजा, या कह लीजिए कि बहुत शक्तिशाली या समृद्ध राजा था। मतलब सबसे इस वंश का सबसे फेमस राजा कौन था? मिहिर भोज था। उपाधि इसकी क्या है? आदिवराह, प्रभास। राष्ट्रकूट इसकी उपाधि दो है, कौन कौन सी? आदिवराह की उपाधि धारण की और प्रभास की उपाधि धारण की। ठीक है, और राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय को पराजित किया। कृष्ण द्वितीय को क्या किया? पराजित किया। मालवा क्षेत्र पर अधिकार किया, जो मालवा का क्षेत्र था उस क्षेत्र पे क्या किया? अधिकार। अब देखिए, जो कन्नौज पे अधिकार की बात करते हैं नागभट्ट द्वितीय है, मालवा पे अधिकार की बात करते हैं मिहिर भोज है। दोनों किस जो है कि कुल के हैं? तो ये गुर्जर प्रतिहार वंश के हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अभिलेख, इसके अभिलेख कौन से हैं? तो वराह ताम्रलेख है, ग्वालियर अभिलेख है, दौलतपुर अभिलेख है और पोहवा अभिलेख पंजाब में। अब ये जो है कि थोड़ा सा इसको ध्यान देना है क्योंकि इस तरह के प्रश्न कई बार जो है ना पूछे गए। यहाँ पे मिहिर भोज का जो है कि मैंने फोटो लगा रखा है, ये बहुत फेमस पर्सनालिटी थे और अपने जो है कि वंश के सबसे प्रतापी या सबसे महान राजाओं में इनकी गिनती होती है, अच्छे शासक थे। ठीक है, इनके जो है कि कौन कौन से जो है कि आपके अभिलेख हैं? तो वराह ताम्र लेख है, ग्वालियर अभिलेख है, दौलतपुर अभिलेख है और पेहोवा अभिलेख है। पेहोवा अभिलेख, ये 4 अभिलेख इनके हैं। ठीक है, तो इस तरीके से प्रश्न यहां पे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख जो है कि आपके मिहिर भोज का है या मिहिर भोज का नहीं है। 4 है तो एक बदल देगा, है ना। तो इस तरीके से प्रश्न यहां पे पूछा गया है। आगे चलते हैं। उसके बाद आते हैं शासक महेंद्रपाल। कौन शासक आते हैं? महेंद्रपाल। महेंद्रपाल जो है कि उपाधि धारण करते हैं निर्भय राज। कौन सा? निर्भय राज। और इनसे जो है कि कोई लेना देना, ये उपाधि इनकी, हाँ ठीक है, इन्हीं की है। ओके, इन्हीं की है। ठीक है, महेंद्रपाल उपाधि है निर्भय राज, महाराजाधिराज व परमेश्वर। इन्होंने 3 उपाधियां धारण की। कौन कौन सी? निर्भय राज धारण की, महाराजाधिराज धारण की और परमेश्वर धारण की। अब समस्या ये है कि कई बार इस तरीके के प्रश्न पूछा जाता है कि इस वंश का कौन सा शासक था जो महाराजाधिराज या परमेश्वर या निर्भय राज की उपाधि धारण की। तो इस तरह के प्रश्न जो है कि सीधा सीधा टू द पॉइंट आपसे पूछा जाता है। ठीक है, पॉइंट वाइज, बिल्कुल ठीक है। वहां पे मैंने पॉइंट वाइज आपको लिख के नहीं यहां पे बता रहा हूं, लेकिन उस चीज को मैं बोल के आपको बता दे रहा हूं कि यहां से इस पॉइंट से इस तरीके से प्रश्न पूछा गया है या इस तरीके से पॉइंट वाइज प्रश्न पूछने की संभावना है। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, विद्वान, इसके दरबार में प्रमुख विद्वान रहते थे राजशेखर। और ये आप यूं समझिए कि ये बिल्कुल हॉट जो है कि बिल्कुल पर्सनालिटी है ना। हॉट पर्सनालिटी का मतलब ये हो गया है कि इनसे बहुत ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, कि राजशेखर किसके दरबार में रहते थे? महेंद्रपाल के दरबार में रहते थे। गुर्जर प्रतिहार जो वंश के शासक थे उनके दरबार में रहते थे। और इनकी विशेषता क्या थी? तो ये संस्कृत के कवि थे। क्या थे? कवि थे। संस्कृत के क्या थे? कवि थे, बहुत विद्वान थे। और इनकी बहुत पुस्तकें हैं जो पूछी जाती है, जैसे कर्पूर मंजरी हो गया, काव्य मीमांसा हो गया, बाल भारत हो गया, बाल रामायण हो गया, भुवनेश्वर हो गया और हरिविलास हो गया। ये कुछ ऐसी इनकी इसमें से भी देखेंगे ना
इसमें से भी जो है कि तीन जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है इनका, दूसरा ये पूछा जाता है बहुत ज्यादा, और तीसरा ये हरविलास। ये बहुत ज्यादा जो है कि पूछा जाता है कि इनकी रचना किसने की है, या इनके रचनाकार कौन है, इनके लेखक कौन है। इस तरीके से यहां से प्रश्न पूछा जाता है। महेंद्रपाल के राज कवि थे या राजगुरु थे? राजकवि या राजगुरु थे? कौन? राजशेखर। संस्कृत के ये कवि थे। भाषा इनकी क्या थी? संस्कृत थी। तो यहां से यह भी पूछा जाता है कि जो राजशेखर है, राजशेखर किस वंश के राजकवि थे, या किस शासक के राजकवि थे, या राजगुरु थे? तो इस तरीके से यहां से भी ये प्रश्न पूछा जाता है। इसलिए ऑलरेडी मैं इसको बहुत ज्यादा क्या कर रखा हूं, ऑलरेडी मैं इसको हाईलाइट कर रखा हूं। ठीक है, उसके बाद महिपाल प्रथम आते हैं। महिपाल, अब महिपाल के समय में अल मसूदी भारत आया था। अल मसूदी क्या हुआ था? भारत आया था। और भारत आया था तो इन्हें मानसून के बारे में चर्चा की है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो आप यहां पे मैंने ऐड कर रखा है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कई बार पूछा गया है कि कौन सा विदेशी यात्री भारत के मानसून की चर्चा की है, अपने जो है कि रचनाओं में भारतीय मानसून की चर्चा की है। या फिर इसका नाम लेके पूछ दिया जाएगा कि अल मसूदी कहां का था, तो ये जो है कि आपका बगदाद से आया हुआ था। और ये किसके शासनकाल में आया था? महिपाल के शासनकाल में आया था। किसके शासनकाल में आया था? महिपाल के शासनकाल में आया था। तो ये पूछ लिया जाता है किस वंश के काल में आया था? गुर्जर प्रतिहार वंश के काल में आया था। किस शासक के काल में आया था? तो महिपाल प्रथम के जो है कि काल में आया था। इसने महिपाल को उबाऊर बताया। उबाऊ मतलब उबाऊ, बोरिंग, बेकार, बोरिंग टाइप का राजा, एक्साइटिंग नहीं है, कोई अच्छा जो है काम करने वाला नहीं, इस तरह का जो है कि इसने इसके बारे में बता रखा है। यशपाल, यशपाल जो है कि अंतिम शासक था। गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? यशपाल था। ठीक है, इस खत्म हो जाता है 1136 के आसपास, एडी के आसपास। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं राष्ट्रकूट। कौन आ जाते हैं? राष्ट्रकूट। ये हम दक्षिणी भारत में, ये भी जो है कि एक तरीके से राजपूत काल में ही आता है, लेकिन दक्षिण भारत और उत्तर भारत दोनों में क्या है, ये डिवाइडेड है ना। इनकी जो है कि क्षेत्र कौन सा था, या राजधानी कौन सी थी? आप राजधानी देख लीजिए, राजधानी या ये क्षेत्र है, क्षेत्र मान्यखेट, है ना। जानने का स्रोत क्या है? राघनपुर अभिलेख। राघनपुर अभिलेख गोविंद तृतीय का, संजन अभिलेख गोविंद चतुर्थ का। यानी कि इनके इतिहास के जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? मुख्य स्रोत क्या है? अभिलेख है, अभिलेख है। इस चीज को ध्यान में देना है कि जो आपके राष्ट्रकूट वंश के राजाएं हैं, इनका बृहद जानकारी का स्रोत हमें जो है कि देखने को मिलता है अभिलेख से, अभिलेखों के माध्यम से। दो अभिलेख है, कौन कौन सा? तो राघनपुर अभिलेख गोविंद तृतीय का, और सजन अभिलेख गोविंद चतुर्थ का। ठीक है, गोविंद, एक गोविंद तृतीय का है, दूसरा गोविंद चतुर्थ का है। दंतीदुर्ग, इसका संस्थापक कौन है? दंतीदुर्ग। लास्ट में जब मैंने आपको प्रैक्टिस सेट कराया था तो वहां पे इससे कुछ संबंधित प्रश्न जो है कि वहां पे आ गए थे, तो मैंने कहा था कि आप परेशान मत होइए, इसको जब हम कराएंगे तो इसको और अच्छे, वहां पे एक दो पॉइंट भी आ गया था और एक दो प्रश्न भी आ गया था, है ना। तो मैंने आपको कहा था कि इस चीज को मैं अलग से आपको सेपरेट, सही तरीके से, सिस्टमेटिक वे में मैं इस चीज को आपको कराऊंगा। ठीक है, तो दंतीदुर्ग इसका क्या है? संस्थापक है। उपाधि क्या है इसका? खंडवाल लोक, खंडवा लोक और पृथ्वी वल्लभ। खंडवा लोक व पृथ्वी वल्लभ। पृथ्वी वल्लभ ज्यादा जो है कि पूछा जाता है। उसके बाद आते हैं कृष्ण प्रथम। कृष्ण प्रथम आते हैं। उपाधि क्या है इनका? शुभ तुंग या अकाल वर्ष। ठीक है, इन्होंने क्या किया? एलोरा की कैलाश मंदिर बनवाया। अब देखिए यहां पे जो प्रश्न पूछा जाता है, ये पूछा जाता है कि एलोरा के जो है कि कैलाश मंदिर किसने बनवाया था। देखो एलोरा की गुफाएं अलग हैं, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। एलोरा की गुफाएं क्या है? अलग है। और एलोरा की जो है कि शिव मंदिर जो है कैलाश मंदिर क्या है? अलग है। तो पूछा जाता है कि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था?
तो राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने। एक तो ऑप्शन ये मिल जाएगा। दूसरा थोड़ा डीप जाएगा तो पूछ देगा कि राष्ट्रकूट वंश के किस शासक ने, तो आपका कृष्ण प्रथम ने। कृष्ण प्रथम ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने कराया था, जो राष्ट्रकूट वंश का शासक था। आगे देखते हैं। इसके बाद आता है ध्रुव। ध्रुव जो पराजित हुआ था, है ना, पराजित हुआ किससे? गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक थे। इसी के समय त्रिपक्षीय संघर्ष, त्रिपक्षीय संघर्ष जो बार बार मैं आपको बताया हूं, त्रिपक्षीय संघर्ष किसके किसके बीच होता है? पाल शासक, प्रतिहार शासक और राष्ट्रकूट के बीच में। अब यहां पे जो है कि याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहां से प्रश्न पूछा जाता है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश या कौन सा राज्य त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल नहीं था, शामिल नहीं था। इस तरह का जो है कि प्रश्न यहां पे पूछा जाता है। ठीक है। उसके बाद आता है गोविंद तृतीय। गोविंद तृतीय कन्नौज पर सफल आक्रमण किया। सफल आक्रमण का मतलब ये हो गया कि कुछ समय के लिए कन्नौज अपने अधिकार में ले लिया। अब यहां पे क्या हुआ? पाल भी आक्रमण लड़ रहे हैं, गुर्जर प्रतिहार भी लड़ रहे हैं और राष्ट्रकूट शासक भी आपस में लड़ रहे हैं। किसके लिए? कन्नौज के लिए। कभी पाल का अधिकार हो गया, कभी जो है कि आपका गुर्जर प्रतिहार का अधिकार हो गया, कभी राष्ट्रकूट का अधिकार हो गया। तीनों बारी बारी से क्या हो रहे हैं? खेल रहे हैं, वहां पे अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। ठीक है। तो कोई एक का यहां पे पूर्ण रूप से कन्नौज पे अधिकार नहीं होता है, बारी बारी से सबका सर्कल चलता रहता है। आगे देखते हैं। अमोघ वर्ष। उपाधि वीर नारायण, वीर नारायण और नृपतुंग, राष्ट्रकूट वंश का विद्वान व महान शासक। अमोघ वर्ष, विद्वान भी था, महान भी था। अब समस्या क्या है ना, देखिए शस्त्र और शास्त्र, शस्त्र और शास्त्र दोनों एक व्यक्ति में एक साथ मौजूद नहीं हो सकते। सामान्य तौर पे जिसके पास शस्त्र की ताकत होगी वो शास्त्र को नहीं मानेगा। क्यों? उसे लगेगा कि हम अपने दम पे सब बदल देंगे, तारीख बदल देंगे। पाकिस्तान की भाषा में कहे तो क्या हो जाएगा? तारीख बदल देंगे। जबकि आपका जिसके पास शास्त्र का ज्ञान होगा वो शस्त्र पे जो है कि विश्वास नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि फिर वो करुणा की बात करेगा, दया की बात करेगा, है ना, राम राज्य की बात करेगा, उपकार की बात करेगा, परोपकार की बात करेगा, इन तरह की अच्छी अच्छी आदर्श और नैतिक बातें करेगा। तो फिर वो शस्त्र और शास्त्र का सामंजस्य नहीं बिठाएगा। इतिहास में कुछ ही ऐसे राजा हो रखे हैं जिनके पास शस्त्र और शास्त्र दोनों था। उन्हीं में से जैसे हमारे जो है कि सनातन कल्चर में देखा जाए तो देवी देवताओं को दिखाया गया है शस्त्र और शास्त्र दोनों धारण किए हुए हैं। एक हाथ में उनकी पुस्तक है, उसके नीचे दूसरे हाथ से आशीर्वाद दे रहे हैं, बगल वाले दो हाथ में क्या है? शस्त्र है। तो ये बहुत कम व्यक्ति में जो है कि देखा जाता है कि शस्त्र और शास्त्र दोनों का सामंजस्य पाया जाता है। तो अमोघ वर्ष जो आपका राष्ट्रकूट वंश का था उसमें शस्त्र और शास्त्र दोनों का जो है कि मिश्रण हमें देखने को मिलता है, सामंजस्य देखने को मिलता है। महान शासक था। लेखन कार्य, इसने लेखक भी जो है कि यहां पे किया है। जैसे कवि राजमार्ग कन्नड़ भाषा की प्रथम राजनीतिक पुस्तक है, याद रखिएगा। जो कवि राजमार्ग इसका नाम है, तो ऐसे नहीं कि इसमें कथा कहानियां या नाटक है, नहीं, ये राजनीति शास्त्र की प्रथम कन्नड़ बुक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार ये जो है कि आयोग जो है कि पूछ लेता है। रत्न मलिका संस्कृत में है। निर्माता मान्यखेट के जो है कि जो मान्यखेट नगर बसाया, ये इन्होंने ही जो है कि बसाया था। कौन? अमोघ वर्ष ने जो है कि मान्यखेट को बसाया था। इंद्र तृतीय, ये बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं, बस नाम जान लीजिए कि हाँ ये आए थे, क्रोनोलॉजी नहीं टूटनी चाहिए। कृष्ण तृतीय उपाधि कांची युमतंत तंजया कोंड,
थोड़ा सा इसका जो है ना उटपटांग सा है, कांची युम तंजया कोंड, या ये इसमें कुछ थोड़ा सा लग रहा है कि कुछ टाइपिंग मिस्टेक लग रहा है इसमें थोड़ा सा। चलो ठीक है। 949 ईस्वी में तकोल्लम के युद्ध में चोलों को हराया था। चोल राजा प्रथम परांतक को पराजित किया था। परांतक को क्या किया था? पराजित किया था। कौन? कृष्ण तृतीय ने। कर्क द्वितीय अंतिम राष्ट्रकूट शासक। अब देखो, संस्थापक के बारे में, महान शासक के बारे में, किसी मंदिर और ये मूर्ति के निर्माण के बारे में, और अंतिम शासक के बारे में, या और उनकी राजधानी और उनका अगर चिन्ह दिया गया है तो चिन्ह, राष्ट्रीय चिन्ह, इन 4-5 चीजों के बारे में आपको पूर्ण रूप से जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, पूर्ण रूप से क्या होनी चाहिए? आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर पूर्ण रूप से जानकारी नहीं होगी तो आपको क्या होगी? समस्या होगी। आगे चलते हैं। पाल वंश। पाल वंश, जैसे हमने प्रतिहार देखा, गुर्जर प्रतिहार देखा, राष्ट्रकूट देखा, अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? पाल देख रहे हैं। इनका जो है कि 750 से 1200 ईस्वी के आसपास इनका काल जो है कि बंगाल के गौड़ शासक, गौड़ देश में जो है कि इनका क्या था? शासन था। गोपाल इसके क्या थे? संस्थापक थे। ये सब क्या थे? पाल क्या थे? बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। पाल कौन थे? तो पाल बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, मानने वाले। ठीक है, बौद्ध धर्म के मानने वाले थे। और पाल ने उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की। अब यहां से 2 प्रश्न पूछता है, 2-3 प्रश्न बन गया, 3 प्रश्न बन गया। पहला, पाल वंश के संस्थापक कौन है? गोपाल। उदंतपुरी विश्वविद्यालय के जो है कि निर्माता कौन है? तो पाल। तीसरा प्रश्न, पाल वंश के शासक किस धर्म के अनुयायी थे? तो सामान्य तौर पे बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। 3 तरह के प्रश्न यहां से, 3 प्रश्न यहां से बन गए जो आपसे सीधे सीधे पूछे जाते। ये तो बिल्कुल, ये उदंतपुरी विश्वविद्यालय जो मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर रखा है, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो यहां से ऐसे भी पूछा जाए, जरूरी नहीं है कि गोपाल दे। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ ले कि उदंतपुरी विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है, तो गोपाल दे, जरूरी नहीं है। पाल वंश भी दे देगा कि पाल वंश का संस्थापक था, है ना। अब ये आपके परीक्षा के स्तर पे डिपेंड करता है किस लेवल की आप जो है कि परीक्षा दे रहे हैं, तो वहां पे उस तरीके से प्रश्न को घुमा करके आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद आते हैं धर्मपाल। धर्मपाल जो है कि समकर, धर्मपाल समकर की उपाधि धारण करते हैं और परम सौगात या विक्रमशील, परम सौगात व विक्रमशील, ये याद रखिएगा, परम सौगात व विक्रमशील, ये ज्यादा पूछा जाता है। समकर जो है कि ये बहुत ज्यादा पूछा नहीं गया, बट ठीक है, वहां पे है एक उपाधि, परम सौगात व विक्रमशील। किसकी उपाधि है? धर्मपाल। धर्मपाल यानी कि पाल वंश का शासक। विक्रमशिला विश्वविद्यालय व सोमपुरी विश्वविद्यालय, इन्होंने 2 विश्वविद्यालय का निर्माण किया। कौन कौन से विश्वविद्यालय? विक्रमशिला विश्वविद्यालय और सोमपुरी विश्वविद्यालय। और सोमपुरी देखते हैं ना, तो यहां पे ये आपका बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से संबंधित है। क्या है? सोमपुरी जो है कि आपका, देखिए बंगाल का है, बंगाल का है ये जो शासक हमने देखा। ठीक है, बंगाल के क्षेत्र में ये शासन थे, और बंगाल के ही क्षेत्र में सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। और ये बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा मतलब कि वो शाखा है जिसमें जो है कि एक तरीके से कहिए कि कर्मकांडीय या कह लीजिए कि तंत्र मंत्र के माध्यम से मोक्ष या निर्वाण की प्राप्ति की बात करते हैं, है ना। जैसे महात्मा बुद्ध कहते हैं निर्वाण की प्राप्ति, तो ये महात्मा बुद्ध को मानते तो हैं, लेकिन वो जो तपस्या वगैरह के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से निर्वाण की प्राप्ति करते हैं, ये कहते हैं कि तंत्र मंत्र से जो है कि क्या होगी? निर्वाण की प्राप्ति होगी। तो इस तरीके से भी प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय
तंत्र मंत्र से जुड़ा हुआ है, तो सोमपुरी विश्वविद्यालय तंत्र मंत्र से जुड़ा हुआ है, जो आपके बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से संबंधित है ना। तभी बंगाल में काला जादू इस समय भी देखिए खूब चर्चा में रहता है। इस समय तो रील बना रहे हैं लोग ट्रेंडिंग में, क्या बंगाली गर्लफ्रेंड नहीं बनाना, क्यों, आपका पुतला बना देगी। सब ये सीख के आए हैं, कहां से, सोमपुरी विश्वविद्यालय से सीख कर आए हैं। हालांकि विश्वविद्यालय अब नहीं रहा, लेकिन उसकी विद्या और उसकी जो प्रथा थी, उसका जो ज्ञान था, अभी भी बंगाल में प्रचुर मात्रा में हमें देखने को मिलता है। ठीक है। देवपाल राजधानी मुंगेर लाया, तो मुंगेर ट्रांसफर राजधानी किसने की, देवपाल ने की। जावा के शैलेंद्र शासक बालपुत्र देव ने नालंदा में एक विहार बनवाया, इनके परमिशन से। ठीक है। अरब यात्री सुलेमान भारत आया था, इनके टाइम में अरब यात्री सुलेमान भारत आया था। तो ये पूछा जाता है कि अरब यात्री सुलेमान किस राजवंश के काल में जो है कि भारत आया था, या किस शासक के काल में भारत आया था, तो देवपाल के टाइम में। उसके बाद आते हैं विग्रहपाल, ज्यादा कुछ इनका काम वाम नहीं है, तो इनके बारे में बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। उसके बाद नारायणपाल ने एक अच्छा काम किया, 1000 मंदिर का निर्माण कराया। क्या कराया, 1000 मंदिर का निर्माण कराया, 1000 मंदिर का। तो ये पूछा जाता है कि 1000 मंदिर का निर्माण किस राजवंश के शासकों ने किया, तो आपके कौन हो जाएंगे, पाल वंश के शासकों ने किया। और पाल वंश के शासकों में किसने किया, तो नारायण पाल ने किया। नेक्स्ट आगे महिपाल प्रथम आ जाते हैं, और पाल वंश का दूसरा संस्थापक इन्होंने पुनः जो है कि स्थापित किया पाल वंश को। उसके बाद रामपाल आते हैं, रामपाल के बाद आपके मदन पाल आते हैं, और मदन पाल जो है कि पाल वंश के अंतिम शासक थे। और इस तरीके से जो त्रिपक्षीय या त्रिगुट संघर्ष चल रहा था कन्नौज के लिए, उसमें जो राज्य जो है कि उसमें संलिप्त थे, जो त्रिपक्षीय संघर्ष में सम्मिलित थे, उनको हमने यहां पे कंप्लीट कर लिया। आगे देखते हैं अब इसके बाद चौहान वंश, शाकंभरी के चौहान वंश बहुत फेमस है। इन्हीं के जो है कि बहुत फेमस पर्सनालिटी है कौन, पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान। चंद्रबरदाई इनके क्या थे, राज्य कवि थे, राष्ट्र कवि थे, है ना। अब इसके बारे में फटाफट देख लेते हैं। इनका क्षेत्र अहिछत्र या अजमेर वाला क्षेत्र, या शाकंभरी कहा जाता है। अजमेर के क्षेत्र में उस समय शाकंभरी बोला जाता। अजमेर को तो बाद में बनाया गया, है ना। चौहान वंश या शाकंभरी के चौहान या सपदालक्ष के चौहान, ये 3 नामों से इनको जो है कि अलग अलग क्षेत्रों में 3 नामों से इनको जाना जाता है। ठीक है। चौहान वंश का सबसे शक्तिशाली शासक विग्रह चतुर्थ, या चौहान वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान के नाम से जिसे हम जानते हैं, ये लोग यहाँ पे होते हैं। वासुदेव क्या है, इसके संस्थापक है। चौहान वंश के संस्थापक कौन है, वासुदेव। चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव हैं। उसके बाद वामती राज महाराज की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक। ये जितने भी छोटे मोटे राज्य उभर के आए हैं ना, हर्षवर्धन के बाद जितने भी छोटे छोटे राज्य ये उभर के आए हैं उत्तरी भारत में, ये कहीं ना कहीं सामंत वगैरह थे, है ना। बाद में जब मेन जो है कि बड़ा राज्य जो है कि टूट गया तो वो छोटे छोटे राज्य निकल के चले आए, तो वो महाराज की उपाधि इन्होंने धारण की। उसके बाद आते हैं अजय राय अजमेर के संस्थापक हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इस चीज को याद रखिएगा, ध्यान रख दीजिएगा कि अजमेर के संस्थापक कौन है, आपके अजय राज। अजमेर के संस्थापक अजय राज। अजमेर को राजधानी भी इन्होंने ही बनाया, स्थापना भी की और अजमेर को राजधानी भी बनाया अजय राज ने। उसके बाद अर्जुराज पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण कराया। पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने कराया, अर्जुराज ने। आगे विग्रहराज चतुर्थ, उपाधि विशलदेव विग्रहराज, नाम ही है इनका विशलदेव विग्रहराज।
है ना। विसल देव विग्रह राज इनका नाम ही जो है कि सामान्य तौर पे विसल देव जो उनका टाइटल है इनके नाम से पहले यूज किया जाता है, तो विसल देव विग्रह राज, इस हिसाब से जो है कि इनको देखा जाता है। उसके बाद विश्वल या कवि वांधव, इन्होंने सिक्का चलाया जिसको बोलते हैं विशल प्रिय, सिक्का चलाया जिसे बोलते हैं क्या, विशल प्रिय। निर्माता सरस्वती मंदिर विद्यालय आजमेर, सरस्वती मंदिर विद्यालय आजमेर की ये क्या है, निर्माता है। रचना में देखा जाए तो हरिकेल की इन्होंने क्या की है, रचना की है। उसके बाद आ जाते हैं इस यानी कि चौहान वंश के सबसे फेमस, सबसे प्रताप जो है कि प्रसिद्ध राजा जो बहुत ज्यादा फेमस है, पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान, सम्राट पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान किस पृथ्वीराज को कहते थे, तो पृथ्वीराज तृतीय को पृथ्वीराज चौहान के नाम से जानते हैं। उपनाम इनका क्या है, राय पिथौरा, उपनाम क्या है, राय पिथौरा। माता पिता कपूर देवी व सोमेश्वर, माता पिता कौन है, कपूर देवी माता है और सोमेश्वर इनके क्या नाम है, पिता का नाम है। तराई का प्रथम युद्ध हुआ और तराई के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज ने गोरी को क्या किया, पराजित किया। अब समस्या ये हुई कि बार बार जो है कि आक्रमण हो रहे थे, अरब और तुर्क के क्या हो रहे थे, आक्रमण हो रहे थे। गोरी क्या किया, आक्रमण किया तो बहुत बुरी तरीके से इसको क्या किया गया, गोरी को पराजित किया गया। पृथ्वीराज जो है कि चौहान सम्राट पृथ्वीराज जो है कि इस तरीके की मूवी भी बनी है अक्षय कुमार की, देख लीजिए, वहां पे बहुत ज्यादा स्टोरी आपको क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। तो ये क्या होता है, मोहम्मद गोरी को हरा देते हैं, हराने के बाद उन्हें बंदी बना लिया जाता है और बंदी बनाने के बाद अब जो है कि पूछा जाता है, बोल तेरे साथ क्या किया जाए, बता भाई क्या किया जाए। मूवी में दिखाया गया है कि मोहम्मद गोरी क्या घुटना जो है कि टेक करके पृथ्वीराज चौहान के दरबार में बैठा हुआ है, सर झुकाया हुआ है, उसकी तलवार सामने रखी हुई है। पूछा जा रहा है बताओ तुम्हारे साथ क्या किया जाए, तुमने तो हमें क्या किया था, आक्रमण किया था, लूटना चाहते थे, तो गलती तुम्हारी थी, अब बताओ तुम्हारे साथ क्या किया जाए। तो यहां पे जो कि क्षमा याचना करता है और क्षमा याचना में पृथ्वीराज चौहान कह देते हैं कि तुम जब हार गए, सर झुका दिए, घुटने के बल आ गए, हथियार डाल दिए। तो राजपूतों का इतिहास रहा है कि उन्होंने किसी भी शस्त्र विहीन शासक पे या योद्धा पे कोई अत्याचार नहीं किया है, तो हम आपको बाइज्जत बरी करते हैं, आप वापस जा सकते हैं। हालांकि इस डिसीजन के या इस निर्णय के पक्ष और विपक्ष दोनों में जो है कि बहुत सारे उनके दरबार के लोग होते हैं, कुछ लोग होते हैं कहते हैं कि नहीं ये क्या कर रहे हैं आप, गलती कर रहे हैं, ये कभी सुधरने वाला नहीं है। पृथ्वीराज बोलता है कोई बात नहीं, जाने दो। बहुत लोग कहने वाले होते हैं कि इनको क्या कीजिए, कोई बात नहीं, ये हमारे सम्राट कितने महान है कि तुम्हारे इतनी जो है कि विकराल गलती के बाद भी कि तुमने अपने नापाक कदम हमारे क्या किए, धरती पे रखा, इसके बाद भी ये तुम्हें क्या कर दिए, मोक्ष दिए, माफ कर दिए, तो शुक्र मनाओ और जाके अपनी जिंदगी जियो। वो वहां से मोहम्मद गौरी जो है कि वहां से चला जाता है। जाने के बाद हालांकि ये आक्रमण करने की तैयारी में नहीं रहता है, लेकिन जयचंद इसको चढ़ा देता है, इनविटेशन दे देता है कि आ भैया हम सहयोग कर रहे हैं, है ना। उसके बाद तराई का द्वितीय युद्ध होता है ना। क्या बोलते हैं, जयचंद जो है कि जयचंद को गद्दार बोला जाता है, देश का क्या बोला जाता है, गद्दार बोला जाता है सामान्य तौर पे। हालांकि इस पे विवाद भी छिड़ गया था, अभी जो है कि संसद में बयान आया, इस पे विवाद छिड़ गया था। अब देखिए कई पुस्तकों में इसे गद्दार माना जाता है, कई लोग जो है कि इसको नहीं मानते, सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। तराई का द्वितीय विश्व युद्ध होता है, तराई का द्वितीय युद्ध होता है 1952 ईस्वी में। मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को क्या करता है, पराजित करता है। पराजित करके यहां पे मार डाला लिखा हुआ, मारता नहीं है, बंदी बना के क्या करता है, अपने देश लेके चला जाता है, और अपने देश लेके जाता है और वहां पे बंदी बना के रखता है। तो वहां पे चर्चा होती है, चंद्रबरदाई इनके दरबारी कवि थे, पृथ्वीराज दासों की इसने क्या की थी, रचना की थी। ये यहाँ आपके चंद्रबरदाई की फोटो यहाँ पे लगा रखी है मैंने, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, चंद्रबरदाई है ना। अब इनसे होता है, मोहम्मद गोरी बोलता है कि हमने सुना है कि तुम्हारा
राजा जो है कि बहुत बड़ा क्या है, निशानेबाज है। बोला कि हाँ बिल्कुल है। बोले कि चलो फिर तुम्हारे राजा को एक चांस देते हैं। तुम्हारे राजा को क्या करते हैं, एक चांस देते हैं, अगर वो मुझे मार दिया तो मार करके उसे मुक्ति मिल जाएगी, छोड़ दिया जाएगा। तो वो क्या करता है, एक जो है कि ऊंचा मचान बनाता है, बांस कटवा के मचान उचान बनवा के ऊपर जो है कि क्या हो जाता है, खड़ा हो जाता है और पृथ्वीराज चौहान को मैदान में छोड़ देता है और कहता है कि चलो भैया अपना कर्तव्य दिखाओ, देखें हम मजा इंटरटेनिंग करें, है ना, अपनी जनता को क्या करें, वो साबित करना चाहता था कि मैं पृथ्वीराज चौहान से महान शासक, वीर शासक, बहादुर शासक। वो तो गलती थी कि मैं हार गया, किस्मत खराब थी, नहीं तो इसकी औकात कहां है मुझे हराने की। तो ओपन चैलेंज देता है और मैदान में छोड़ देता है और मचान पे खड़े हो जाता है। अब चंद्रबरदाई साहब बोलते हैं, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। वो जो है कि इशारा देते हैं। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान क्या करता है, निशाना लगाता है और नीचे से ही क्या करता है, ऐसा बाण मारता है, किसकी, सिर्फ मोहम्मद गोरी की आवाज सुन करके ऐसा जो है कि बाण मारता है कि वहीं पे जो है कि मोहम्मद गोरी धराशाही हो जाता है। उसके बाद उस वहां के उग्र सैनिकों ने जो है कि पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई दोनों को क्या करते हैं, मार डालते हैं और इस तरीके से जो है कि पृथ्वीराज चौहान का इतिहास समाप्त हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं गढ़वाल वंश। उसके बाद कौन आता है, गढ़वाल वंश। इनका क्षेत्र कौन सा था या राजधानी कौन सी थी, कन्नौज। कन्नौज थी। चंद्रदेव इसके क्या थे, संस्थापक थे। चंद्रदेव संस्थापक थे। और गोविंद चंद उसके बाद आते हैं। उपाधि इनकी क्या है, विविध विद्या विचार वाचस्पति। वाचस्पति, विविध विद्या विचार वाचस्पति किसकी उपाधि है, गोविंद चंद की। गोविंद चंद जो है कि किसके शासक हैं, गढ़वाल वंश के। उसके बाद अच्छा विंध्य पर्वत का क्षेत्र, या ठीक है कोई बात नहीं। हाँ, मंत्री इनके कौन थे, तो मंत्री थे लक्ष्मीधर। इनकी कृति कौन सी है, यानी कि रचना कौन सी है, तो कल्पतरु। कल्पतरु ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मैंने हाईलाइट नहीं कर रखा है, लेकिन इस चीज को आपको ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये पूछा जाता है कि कल्पतरु किसकी रचना है। कल्पतरु किसकी रचना है, तो लक्ष्मीधर। लक्ष्मीधर जो है कि आपके किसके जो है कि दरबार में रहते थे, तो गोविंद चंद किस वंश के, आपके गढ़वाल वंश के। आगे नेक्स्ट देखते हैं, लक्ष्मीधर को मंत्र महिमा का आचार्य कहा जाता। मंत्र महिमा मतलब कि टोना टोटका वाला सिस्टम का जानकार थे। गढ़वाल वंश का सबसे प्रतापी शासक थे। गढ़वाल वंश के गोविंद चंद जो है कि गढ़वाल वंश के सबसे प्रतापी शासक थे। उसके बाद आते हैं विजय चंद। विजय चंद ये बस नाम है, इनका कोई काम उम नहीं है, इसलिए थोड़ा सा यहां से स्पेस नहीं हो पाया था, तो यहां पे मैं अलग से बॉक्स में इसको डाल रखा है। उसके बाद आते हैं जयचंद। जयचंद किस वंश के थे, तो आपके गढ़वाल वंश के थे। जयचंद जो है कि क्या होते हैं, अंतिम शासक होते हैं। और अंतिम शासक होने के साथ साथ जो है कि ये 1194 में मोहम्मद गोरी से चंदावर का युद्ध में क्या होते हैं, पराजित होते हैं और ये मार दिए जाते हैं। इस तरीके से गढ़वाल वंश की समाप्ति हो जाती है। अब यहाँ पे फटाफट देखिए, ये ऐसा सेक्शन हम देख रहे हैं ना, जिससे जितना ये सेक्शन देख रहे हैं उससे 1-2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा। 1 से 2 क्वेश्चन मिलेगा जरूर, 1 से 2 क्वेश्चन मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन कौन सा वंश पूछ लेगा, उसके बारे में कौन सी जानकारी पूछ लेगा, तो उतना डिटेल में भी नहीं जाना है और उतना कम भी नहीं हमें देखना है कि हमारा 1-2 प्रश्न, 2 प्रश्न जो है क्या हो जाए, खराब हो जाए। इसीलिए जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो एग्जाम में सीधे सीधे पूछे गए, उन सारी चीजों को मैं यहां पे फैक्ट के रूप में आपके सामने रख दिया है। ठीक है, आगे चलते। अंतिम शासक गढ़वाल वंश के कौन थे, जयचंद। मारा कौन, मोहम्मद गोरी। अब चलो आ जाते हैं सेन वंश। उसके बाद कौन सा है, सेन वंश है। ठीक है, सेन वंश विक्रमपुर या कर्ण सुवर्ण या लक्ष्मीवती बंगाल क्षेत्र में, ये बंगाल के सेन वंश किस क्षेत्र में था, बंगाल के क्षेत्र में था। सामंत सेन संस्थापक थे। सामंत सेन संस्थापक थे। इतिहास में जब इस तरीके से बहुत सारे राज्य और राजा आते हैं, बार बार मैं आपको बताता हूं
राज्य देखिए, बहुत ज्यादा डेट वगैरह के चक्कर में मत पड़िए, बहुत ज्यादा यहाँ पे देखिए मैं डेट वगैरह पे बहुत ज्यादा आपको जोर नहीं दे रहा हूं, क्योंकि बहुत ज्यादा डेट के चक्कर में मत पड़िए। राज्य कौन है, संस्थापक कौन है, प्रतापी राजा कौन है, निर्माण कार्य क्या है, मंदिर वगैरह स्थापत्य वगैरह निर्माण कार्य क्या है, उसके बाद अंतिम राजा कौन है, कवि राज्य कवि कौन है, उनकी रचना कौन है। बस इतनी सी चीजों को हमें देख लेना है। अगर इतनी सी चीजों को हमने देख लिया, जिस बेस पे मैंने ये पूरा चार्ट बनाया हुआ है, उसी बेस पे अगर इन चीजों को अगर हम काम कर लेते हैं तो कम मेहनत में कम समय में हम अपना परीक्षा उत्तीर्ण करने के योग्य खुद को बना लेते हैं। ठीक है, विजय सेन आते हैं। विजय सेन उपाधि क्या है, तो अरिराज वृषभ शंकर, अरिराज वृषभ शंकर, अरिराज वृषभ शंकर। अभिलेख देवपाड़ा, देवपाड़ा अभिलेख किस वंश का है, तो सेन राजवंश का है और विजय सेन का है। बैरकपुर एवं पैकार लेख, बैरकपुर और पैकार लेख। उसके बाद आते हैं बल्लभ सेन। बल्लभ सेन की उपाधि है गौड़ेश्वर, लेखक दान सागर व अद्भुत सागर, अद्भुत सागर। लक्ष्मण सेन, सेन वंश में सबसे फेमस पर्सन थे लक्ष्मण सेन, लक्ष्मण सेन है ना। उपाधि परम भागवत की विद्वान, इनके जो है कि जयचंद इनके जो है कि दरबार में रहते थे, विद्वान थे, गीत गोविंद के लेखक हैं। श्रीधर दास रहते थे जो सुक्ति नहीं सॉरी सदुक्ति कर्णामृत, सदुक्ति कर्णामृत के लेखक है। उसके बाद धोई पवनदूत, उसके बाद हाल युद्ध ब्राह्मण सर्वस्व, ब्राह्मण सर्वस्व। इस तरीके से एक तरीके से कहे कि लक्ष्मण सेन क्या होते हैं, इसके अंतिम शासक होते हैं। आगे चलते हैं, मालवा के परमार वंश है ना, उसके हैं उपेंद्र सज संस्थापक है, उपेंद्र सज संस्थापक। हर्ष या सियक वास्तविक संस्थापक, हर्ष या सियक क्या है, इनके वास्तविक संस्थापक हैं। वाकपति मुंज या वाकपति द्वितीय, उपाधि क्या है, अमोघ वर्ष, अमोघ वर्ष। तो याद रखिएगा कि आपका परमार वंश का अमोघ वर्ष किसे कहा जाता है, तो वाकपति मुंज को, वाकपति मुंज को। रचना इनकी कौन सी है, मंजुप्रति देश व्यवस्था, मंजुप्रति देश व्यवस्था। प्रमुख विद्वान इनके टाइम में कौन कौन से थे, तो पद्मगुप्त नौ साहसक चरित्र, पद्मगुप्त की जो है कि रचना है ये 9 साहसक चरित्र। उसके बाद धनिक जो है कि काव्य निर्णय इनकी जो है कि रचना है, और 10 रूपावक लोक, 10 रूपावक लोक। धनंजय 10 रूपक, धनपाल तिलक मंजरी। आगे देखते हैं नेक्स्ट सिंधुराज उपाधि है 9 साहसांक। नेक्स्ट जो है कि इसमें आते हैं उपाधि में कुमार नारायण, इनके राजकवि थे पद्मगुप्त, राजकवि कौन थे इनके, पद्मगुप्त थे। राजा भोज जो है कि इस वंश के सबसे फेमस राजा थे, है ना। मालवा राजवंश के या मालव राजवंश के जो है कि सबसे फेमस राजा कौन थे, राजा भोज। कहा राजा भोज कहा गंगू तेरी, ये जो है कि बहुत फेमस कहावत है, इन्हीं पे बनी हुई है ना। उपाधि क्या है, कविराज की, त्रिभुवन की और नारायण की। उपाधि इनकी कौन कौन सी है, कविराज, त्रिभुवन व नारायण। पुस्तक कौन सी है, सरस्वती काठ्य भरण और श्रृंगार मंजरी, राज मृगांक, शब्दानुशासन, तत्व प्रकाश, प्राकृत व्याकरण और कर्म शतक श्रृंगार। अब इसमें से देखिए जो पूछे जाने वाली जो है ना पुस्तकें, सरस्वती काठ्य भरण नहीं, श्रृंगार मंजरी पूछी जाती है, और उसके बाद शब्दानुशासन
शब्दानुशासन, दो ज्यादा जो है कि यहाँ पे पूछा जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। ये क्या यहां पे दे रखा था, श्रृंगाल, श्रृंगाल प्रकाश, श्रृंगाल प्रकाश। उसके बाद युक्ति कल्प तरु, युक्ति कल्प तरु, और समरांग, समरांगण सूत्रधार, समरांगण ये भी पूछा जाता है। समरांगण सूत्रधार के लेखक कौन है, सम्रांगण सूत्रधार के लेखक कौन है, राजा भोज। विद्वान भी थे। निर्माता, इन्होंने क्या क्या निर्माण किया, भोजपुर नगर का निर्माण किया, भोजसर झील का निर्माण किया, भोजशाला का निर्माण किया, सरस्वती कांडा भरण मंदिर का निर्माण किया। तो ये निर्माण भी ये बहुत ज्यादा करते हैं, इसीलिए क्या ये बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत ज्यादा जो है कि राजा भोज जो है कि फेमस शासक है। ओके, आगे आ जाता है चंदेल, चंदेल शासक। चंदेल शासक खजुराहो जो बुंदेलखंड की साइड में पड़ता है ना, बुंदेल साइड में खजुराहो जो है कि इनका क्षेत्र था। नानुक इसके संस्थापक थे, नानुक क्या थे, संस्थापक। चंदेल वंश के संस्थापक नानुक, चंदेल वंश के संस्थापक नानु। धंग, अच्छा, प्रथम देवनागरी लिपि का प्रयोग अपने लेखों में किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देवनागरी लिपि में अभिलेख लिखवाने वाला प्रथम शासक कौन सा था, नानुक। किस वंश का था, तो आपके चंदेल वंश का था, चंदेल वंश के था। धंग वास्तविक संस्थापक, धंग क्या है, वास्तविक संस्थापक है। उपाधि इसकी क्या है, तो कालंजराधिपति, उपाधि क्या है इसकी, कालंजराधिपति, कालंजराधिपति। अभिलेख खजुराहो लेख और न्योरा लेख। निर्माण खजुराहो के मंदिर, खजुराहो के मंदिर किसने निर्माण कराया, चंदेल शासकों ने निर्माण किया। चंदेल शासकों में कौन थे, तो चंदेल शासकों में आपके धंग थे। सामान्य तौर पे शासक नहीं पूछता है, बस ये पूछता है कि किस वंश के शासकों ने कराया, तो चंदेल शासकों ने करवाया। परमादिदेव, परमादिदेव बहुत फेमस, या परमल देव जिन्हें बोलते हैं, परमादिदेव या परमल देव जो है कि शासक बोलते हैं, ये बहुत फेमस है ना। बुंदेलखंड में चले जाओ तो उधर एक लोकगीत है, लोकगीत जिसे बोलते हैं अल्लाह, अल्लाह बोलते हैं। अल्लाह बोलते हैं, अल्लाह क्या है, फोक सॉन्ग है, लोकगीत है, जिसमें जो है कि इनके दरबार में दो बहुत प्रसिद्ध योगा जो है कि योद्धा रहते थे, अल्लाह और रुदल। अल्लाह और रुदल जो है कि दो भाई रहते थे, बहुत फेमस थे, और इन्हीं के वजह से इन्हीं जो है कि इस वंश के सबसे फेमस या सबसे प्रतापी राजा जो है कि निकल के आते हैं, सबसे प्रसिद्ध होते हैं। अल्लाह और रुदल बहुत ही प्रसिद्ध थे। और 1203 ईस्वी में, ये ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने परमादिदेव को पराजित करके कलंजर पर अधिकार कर लिया। ठीक है, उसमें जो कि अल्लाह और रुदल बहुत फेमस तरीके से जो है कि लड़े थे। और आगे चलते हैं नेक्स्ट। चालुक्य के सोलंकी वंश, चालुक्य या सोलंकी वंश, चालुक्य या सोलंकी वंश। राजधानी अनहिलवाड़ या गुजरात का क्षेत्र, गुजरात का क्षेत्र। इसके संस्थापक हैं मूलराज प्रथम, संस्थापक मूलराज प्रथम। मूलराज प्रथम के बाद आते हैं आपके भीमदेव प्रथम। कौन आते हैं, भीमदेव प्रथम। यहाँ पे भी बहुत फेमस पर्सनालिटी जो है कि देखने को मिलता है बहुत। यहाँ पे भी देखा जाए तो ये जो गुजरात की कहानी है, ये जो आपके क्या बोलते हैं, चालुक्य या सोलंकी वंश की जो है कि चालुक्य सोलंकी वंश, सोलंकी वंश, इसको चालुक्य हटा देते हैं, सोलंकी वंश चालुक्य, थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन होगा है ना। सोलंकी वंश जिसे बोला जाता है। चालुक्य में जो है कि अलग अलग चालुक्य थे, वातापी के थे, वादामी के थे, और ये भी थे। तो इस तरीके से अलग अलग 3-4 जो है कि चालुक्यों की जो है कि ब्रांच हमें देखने को मिलती है। उनमें से ये एक थे जो गुजरात के क्षेत्र में जो है कि ये
शासन करते थे। इनकी राजधानी देखा जाए तो अनिलवाड़ था गुजरात के क्षेत्र में। संस्थापक मूलराज प्रथम, और इनके दूसरे शासक निकल के आते हैं भीमदेव प्रथम। इसके सामंत थे विमल शाह ने अबू पर्वत पे दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण करवाया। विमल शाह इनके क्या थे? सामंत थे, जो अबू पर्वत पे दिलवाड़ा मंदिर। ये दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। जैन धर्म से संबंधित है। तो दिलवाड़ा का जैन टेम्पल बहुत ज्यादा क्या है? फेमस है, याद रखिएगा इस चीज को। मंदिर का निर्माण करवाया। और 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण किया था इनके टाइम में। देखिए, जब सोमनाथ मंदिर पे 1025 में आक्रमण हुआ तो वहां पे किस वंश का शासन था? किस वंश का शासन था? तो सोलंकी वंश या चालुक्य सोलंकी वंश का शासक था। ठीक है, कौन राजा थे? भीमदेव प्रथम थे। भीमदेव प्रथम थे। इस चीज को ध्यान रखना है क्योंकि यहां पे कंफ्यूजन होता है। जैसे नेक्स्ट आगे हम बढ़ेंगे ना, तो नेक्स्ट आगे जैसे ही हम बढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे कि एक और पर्सनालिटी आ जाता है, मोहम्मद गोरी। उसका अलग टसन होता है। ठीक है, उसके बाद इसमें हमने क्या कंप्लीट देख लिया था क्या? हाँ ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट उसके बाद हम देखते हैं भीमदेव द्वितीय। भीमदेव द्वितीय एक तरीके से कहे कि ये नाबालिग बच्चा था। ये क्या था? नाबालिग था, बच्चा था, है ना। लेकिन चूंकि भीम प्रथम की मृत्यु हो जाती है गजनवी के साथ युद्ध के दौरान, टकराने के दौरान, तो जो है कि यहां पे भीम द्वितीय जो है कि राजा को बना दिया जाता है और उसकी संरक्षिका बनाई जाती है नाइक देवी। नाइक देवी संरक्षिका बनाई जाती है। ये अंतिम शासक भी होता है। नाइक देवी संरक्षिका के तौर पे काम करती हैं और उनके संरक्षण में भीम द्वितीय जो है कि शासक बनता है। अब इसी समय जो है कि मोहम्मद गोरी का आक्रमण हो जाता है 1978 ईस्वी में, है ना, को आक्रमण हो जाता है। और मोहम्मद गोरी 3 शर्तें रखता है नाइक देवी के सामने। 3 शर्त वो देखता है ना, गद्दी पे कौन बैठा है? छोटा बच्चा। संरक्षिका कौन है? महिला। और इस्लाम में ये बहुत फेमस है कि भैया महिला शासिका कैसे हो सकती है। देखो रजिया सुल्तान का क्या हालत हुआ, हटा दिया गया, मरवा दिया गया, है ना। तो ये जो है कि एक सामान्य सी अवधारणा थी उस समय कि महिला शासक कैसे हो सकती है। क्यों? क्योंकि महिला कमजोर होती है। तो मोहम्मद गोरी ने 3 कंडीशन रखता है। पहली कंडीशन रखता है कि आप क्या कीजिए, सबसे पहले पराजय स्वीकार कीजिए। ठीक है, पराजय स्वीकार कीजिए। दूसरी बात क्या कीजिए, आप जो है कि पराजय स्वीकार करके घुटने पर आइए और पराजय स्वीकार कीजिए। उसके बाद हमसे विवाह कीजिए और हमसे विवाह करके अपनी राजगद्दी के नहीं, दूसरे नंबर पे जो है कि इस्लाम कबूल कीजिए। और तीसरे नंबर पे आप हमसे विवाह करके अपना साम्राज्य क्या कीजिए, हमें सौंप दीजिए। नाइक देवी कहते हैं कि निकलो यहां से, भाग जाओ, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। नाइक देवी जो है कि एक तरीके से ये झांसी की रानी की जो स्टोरी है ना, वो स्टोरी यहीं पे पहले दिखाई गई थी। नाइक देवी अपने छोटे से बच्चे को क्या करती है, अपने साथ लेती है और युद्ध के मैदान में उतर जाती है और मोहम्मद गोरी को दौड़ा दौड़ा के मारती है। बेचारा भाग चलता है, हार के क्या होता है, भाग जाता है मोहम्मद गोरी। और उसके बाद 1997 में तुर्की से पराजित हो जाती है ये। और इस तरीके से इस वंश का, सोलंकी वंश का जो है कि चालुक्य सोलंकी वंश का समाप्त हो जाता है। ठीक है, अब इस तरीके से ये मोटा मोटा देखा जाए तो सामान्य तौर पे ये सारी चीजें। अच्छा, और है क्या? कितनी चीजें अभी इसमें रह गई हैं? थोड़ा ही रह गया है तो इसको देख लेते हैं। थोड़ा ही रह गया है, इसको देख लेते हैं, है ना, खत्म कर लेते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद आता है कलचुरी या चेदी वंश, चेदी राजवंश या कलचुरी राजवंश। ठीक है, ये आपका त्रिपुरी दहाल मंडल या त्रिपुरी में जो है कि इन्होंने क्या किया, त्रिपुरी के क्षेत्र में इन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया। वामराज देव इसके क्या है, संस्थापक है। वामराज देव इसके संस्थापक है। उसके बाद आते हैं कोल्लक प्रथम को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उसके बाद युवराज प्रथम आते हैं। युवराज प्रथम जो है कि इनके जो है कि दरबार में राजशेखर, काव्य मीमांसा वगैरह के जो है लेखक इस समय आते हैं।
ये कहां से आ गया है यहाँ पे, थोड़ा सा इसको देखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद गंगदेव, गंगदेव आते हैं। गंगदेव उपाधि क्या है, विक्रमादित्य, विक्रमादित्य। हाँ, और त्रिकाली, त्रिकालिंगाधिपति, त्रिकालिंगाधिपति, त्रिकालिंगाधिपति यानी कि ये शिव के भक्त थे। सवर्ण सिक्का चला, इन्होंने क्या किया, सवर्ण सिक्का चलाया। गंगेय देव, गंगेय देव फेमस थोड़ा सा थे यहाँ पे। उसके बाद कारकोट वंश आता है। कारकोट वंश क्या है, कश्मीर के क्षेत्र में था, प्रवरपुर। और दुर्लभ वर्धन, दुर्लभ वर्धन इसके संस्थापक थे। उसके बाद ललितादित्य आते हैं। निर्माता क्या है इनके, तो परिहासपुर के निर्माता है, परिहासपुर। ललितादित्य मुक्तापीठ, इनका पूरा नाम है ललितादित्य मुक्तापीठ। निर्माता क्या है, तो परिहासपुर, परिहासपुर के निर्माता है। मार्तंड का सूर्य मंदिर, इन्होंने क्या बनवाया था, मार्तंड का सूर्य मंदिर परिहासपुर में बना। परिहासपुर में मार्तंड का सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था। ये थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाता है यहां से, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके बाद आ जाते हैं उत्पल वंश। उत्पल वंश ये भी क्या है, कश्मीर का है। अवंती वर्मन इसके क्या है, संस्थापक है। अवंतीपुर की स्थापना की। रानी दिद्दा, रानी दिद्दा जो है कि फेमस है। मोहम्मद गौरी को तो जो है कि आपके नाइक देवी मार के भगाई थी, लेकिन जो मोहम्मद गजनबी था उसको जो है कि ये रानी दिद्दा ने मार के भगाया था। तो एक दुराचारी महिला, एक अच्छी शासिका थी। देखो 3-4 शासिका हुई हैं, 3-4 शासिका हुई है भारतीय इतिहास में, 3-4 शासिका हुई हैं। 3 शासिका हुई है, एक संरक्षिका हुई है। जैसे मान लीजिए कि हमने देखा क्या, आपके सोलंकी वंश में हमने क्या देखा, भीम प्रथम, भीम द्वितीय की नाइक देवी। उसके बाद जो है कि हमने देखा जो है कि रानी दिद्दा जो है कि आती है ना, रानी दिद्दा आती है उत्पल वंश में। यहाँ पे उत्पल वंश में रानी दिद्दा आती है, ये एक शासिका थी। उसके बाद जो है कि रजिया सुल्तान एक क्या थी, शासिका थी, जिसको मरवा दिया गया। उसके बाद एक रुद्रम्मा देवी आती है, दक्षिणी भारत में रुद्रम्मा देवी आती हैं, वो भी एक शासिका थी। तो ये तीन शासिका और एक संरक्षिका। ठीक है, निर्माण दिद्दा एवं कनकनपुरा नगर की स्थापना, दिद्दा व कनकनपुरा नगर की स्थापना की किसने, रानी दिद्दा। रानी दिद्दा उत्पल वंश की थी, उत्पल वंश की थी। ठीक है, लोहार वंश कश्मीर, लोहार वंश की राजकुमारी थी, याद रखिएगा। दिद्दा जो है ना, दिद्दा लोहार वंश की राजकुमारी थी और उत्पल वंश की शासिका थी। यानी कि लोहार वंश और उत्पल वंश में वैवाहिक संबंध था। लोहार वंश कश्मीर में संग्राम राज संस्थापक हैं। हर्ष इस वंश का महान शासक था। बस बात खत्म हो गया, ये बहुत ज्यादा इसमें कुछ पूछने वाली बात नहीं है। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या किया कि एक जो सेक्शन था राजपूत काल का वो हमने देख लिया। अब यहां पे कुछ जो है कि और रह गए हैं, जैसे पल्लव हो गया, फिर से जो है कि छोटे छोटे चोल चेल हो गए, फिर से जो है कि चोल हो गया। ये कुछ ऐसे राजवंश रह गए हैं, 1-2 राजवंश, जिनको हम प्रॉपर जो है कि एक बार और देख लेंगे। यानी कि कंटेंट की क्लास एक और इसमें होगी। दूसरा जो है कि एक क्लास और होगा जिसमें हम स्थापत्य कला और मूर्ति कला, यानी कि मूर्ति कला और मंदिर स्थापत्य कला, इन दोनों को देखेंगे। और साथ साथ इसमें एक प्रैक्टिस सेशन देखेंगे। यानी कि 3 क्लास इसमें जो है कि और हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसका भी तो प्रैक्टिस सेशन एक देखना है ना, इसका भी तो क्या होगा, एक प्रैक्टिस सेशन होगा, है ना। उसके बाद एक जो है कि आपका स्थापत्य कला का होगा, जिसमें आपका प्रश्न साथ में ही रख देंगे, अलग से नहीं रखेंगे। उसके बाद देखेंगे तो एक आपके पल्लव वंश और चोल वंश, ये एक जो है कि होगा, वहां पे भी हम क्वेश्चन रख देंगे, साथ में ही देख लेंगे। तो लगभग 2 से 3 क्लास और इसमें होगा। तो मध्यकाल का जो है कि पूर्व मध्यकाल समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम सल्तनत काल की स्टार्ट करेंगे। इस क्लास को अगर आप जो है कि यूट्यूब पे देख रहे हैं तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। क्यों? क्योंकि यही क्लास आपको जो है कि क्या करना है, जो आपका जितने भी ऑल ओवर वनडे एग्जाम है सब में जो है कि उपयोगी होगा। साथ ही साथ जो आपका उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य शिक्षा जो है कि अधिकारी का जो है कि आपका एग्जाम आया हुआ है, जिसका प्रॉपर कोई सिलेबस नहीं है, उसके लिए भी ये बहुत ज्यादा उपयोगी होगा। तो इसलिए इसे ज्यादा से ज्यादा क्या कीजिए,
जो है कि शेयर कीजिए। जो आप जो है कि 2000, 4000, 10,000, 8,000 में बैच लेके देखेंगे, वो चीजें आपको यूट्यूब पे आराम से फ्री में वही कंटेंट, सेम कंटेंट जो एग्जाम में लाइन टू लाइन पूछा जाता है, अवेलेबल है। ठीक है, तो अपने दोस्तों मित्रों से बताइए। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए धन्यवाद।